मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक देश का नेतृत्व किया। उनका काल आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और टेलीग्राम क्रांति और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 10 संविधान संशोधन हुए। इनमें कुछ तकनीकी थे, लेकिन उनमें से 3 संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो 52वां संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 61वां संशोधन मताधिकार की उम्र 18 वर्ष। पंचायती राज संबंधी प्रयास, हम प्रयास इसलिए कह रहे हैं कि 64वां 65वां विधेयक जो कि लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पारित न हो सका, जो बाद में 73वां और 74वां संशोधन बनकर लागू हुआ। और इन संशोधनों का उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता, युवाओं की भागीदारी और सत्ता का विकेंद्रीकरण। 52वां संशोधन 1985 में था, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, और संविधान की 10वीं अनुसूची इसमें लागू हुई। उसके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुसूची अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोककर लोकतंत्र में स्थिरता लाना और जनादेश की रक्षा करना था। 10वीं अनुसूची ने 1980 के दशक की अस्थिर सरकारों की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया। इससे राजनीतिक दल अनुशासन बढ़ा और सरकारें अपेक्षाकृत स्थिर हुई। इसके मुख्य प्रावधानों में पैरा 1 जो व्याख्या देता है, इसमें राजनीतिक दल, सदन, मूल दल आदि शब्दों की परिभाषा दी गई है। पैरा 2 दल बदल के आधार पर निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यह अनुसूची का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, यदि वह सदन में अपनी पार्टी द्वारा जारी दिशा निर्देश, जिसे व्हीप कहा जाता है, के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से अनुपस्थित रहे और 15 दिनों के अंदर पार्टी द्वारा इसे माफ न किया जाए। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए सदस्य यदि बाद में किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। नामित सदस्य यदि 6 महीने की अवधि के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये कुछ प्रावधान पैरा 2 के थे। पैरा 3 91वें संशोधन 2003 द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहले इसमें 1/3 सदस्यों के विभाजन को अपवाद माना जाता था, अब यह लागू नहीं है। पैरा 4 विलय का अपवाद, एग्जेम्पशन फॉर मर्जर, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लें तो उन्हें दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। एकमात्र प्रमुख अपवाद है नामित सदस्यों के लिए। पैरा 5 है, नामित सदस्यों के लिए विशेष प्रावधान। नामित सदस्यों को 6 महीने तक कोई भी पार्टी ज्वाइन करने की छूट है।
पैरा 6 डिसीजन और डिस्क्वालिफिकेशन, निरर्हता का निर्णय। संसद में लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन, राज्य विधानसभाओं में स्पीकर, निर्णय अंतिम होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1991 बाद के मामलों में न्यायिक समीक्षा की संभावना रखी है। पैरा 7 91वें संशोधन द्वारा संशोधित सदन के अंदर या बाहर किसी भी कार्रवाई में स्पीकर या चेयरमैन के निर्णय पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब न्यायिक समीक्षा संभव है। पैरा 8 नियम बनाने की शक्ति, स्पीकर या चेयरमैन को इस अनुसूची को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। वर्तमान में चुनौतियां भी हैं इस पर, जैसे स्पीकर की निष्पक्षता का पर सवाल, फैसलों में देरी, विधायकों के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना आदि में समयबद्ध निर्णय और स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की सिफारिश कर चुका है। देखा जाए तो 10वीं अनुसूची भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह जनता द्वारा दिए गए जनादेश की पवित्रता को बनाए रखती है, किंतु समय के साथ इसमें सुधार की भी आवश्यकता है ताकि यह अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बन सके। आइए 61वां संशोधन जो 1989 में लाया गया, जिसमें मताधिकार की उम्र 18 वर्ष रखी गई। 61वां संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान पारित हुआ। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसकी पृष्ठभूमि जो है यह है कि स्वतंत्र भारत में शुरू से ही मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। 1980 के दशक में युवा वर्ग की बढ़ती संख्या, उनकी चिंता, जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी की मांग को देखते हुए राजीव गांधी सरकार ने यह सुधार किया। सरकार का मानना था कि 18 वर्ष की आयु में युवा परिपक्व हो चुके होते हैं और उन्हें लोकतंत्र की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी मिलनी चाहिए। इस संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और युवा केंद्रित बनाया। इससे युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, चुनावी भागीदारी बढ़ी और लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। राजीव गांधी इसे युवा शक्ति को मुख्य धारा में लाने का कदम मानते थे। आज भी 18 वर्ष की मताधिकार आयु युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न बनाती है। यह संशोधन दर्शाता है कि संविधान एक सजीव दस्तावेज है जो समय और समाज की जरूरतों के अनुसार बदलता रहता है। 61वें संविधान संशोधन की जो मुख्य कुछ प्रावधान हैं वो आपको जानना चाहिए। अनुच्छेद 326 का संशोधन हुआ। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की योग्यता 18 वर्ष निर्धारित की गई। यह संशोधन 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर प्रभावी हुई। इससे लगभग 4 से 5 करोड़ नए युवा मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन जो रहा पंचायती राज 65वां विधेयक 1989। राजीव गांधी सरकार ने 1989 में
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। 64वां विधेयक ग्रामीण पंचायतों, पंचायती राज तथा 65वां विधेयक शहरी स्थानीय निकायों या नगरीय निकायों में से संबंधित था। 64वें 65वें विधेयक ने पंचायती राज को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाकर भारतीय लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करने की नींव रखी। यह राजीव गांधी के शासनकाल की सबसे प्रगतिशील पहल थी, जिसका पूरा लाभ बाद की सरकारों को मिला। यह विधेयक लोकतंत्र को जड़ों तक मजबूत करने की राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। उन्होंने इसे लोकतंत्र का दूसरा चरण कहा। इसका उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण विकास और जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। हालांकि 1989 में ये विधेयक असफल रहे। दोनों विधेयक लोकसभा में तो पास हो गए, लेकिन राज्यसभा में पराजित हो गए। मुख्य कारण था विपक्ष का विरोध, राज्यों द्वारा अपनी शक्तियों के हनन का भय और राजनीतिक अस्थिरता। हालांकि इन्हीं की रूपरेखा पर 1992-93 में 73वां पंचायती राज और 74वां नगरीय निकाय संशोधन पारित हुए, जो आज सफलतापूर्वक लागू हैं। संशोधन का मुख्य प्रावधान था 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, मध्यवर्ती को ब्लॉक कहा जाता है, को संवैधानिक रूप दिया जाना, पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ये पहली बार प्रस्तावित हुआ था, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता और स्वशासन की शक्तियाँ, राज्य वित्त आयोग तथा राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान। स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान कुछ और भी संशोधन हुए थे, संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहते हैं। 53वां मिजोरम को विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 371 जी। 55वां अरुणाचल प्रदेश के लिए गवर्नर की विशेष शक्तियाँ। 56वां गोवा राज्य गठन संबंधी संक्रमणकालीन प्रावधान। 57वां कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। 58वां संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को कानूनी वैधता। 59वां पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने और आपातकालीन प्रावधान, जिसको पंजाब स्पेसिफिक कहते हैं, ये लागू लाया गया। 60वां प्रोफेशन टैक्स की सीमा बढ़ाई गई। ये कुछ उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ संशोधन थे, संवैधानिक संशोधन। लेकिन राजीव गांधी जी को एक बहुत विशेष कारणों से भी जाना जाता है। उनके प्रधानमंत्रित्व काल के अंतर्गत शांति स्थापना देश में हुई। आइए देखते हैं राजीव गांधी जी की शांति स्थापना में क्या भूमिका थी। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत में आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंसा, अलगाववाद और सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करने के लिए संवाद और समझौते की नीति अपनाई। उनके शासनकाल में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां असम, पंजाब और मिजोरम समझौते थे। असम समझौता 15 अगस्त 1985 को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ किया गया, जिसमें अवैध विदेशी घुसपैठ पर अंकुश, नागरिकता निर्धारण और राज्य की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के प्रावधान थे। इसमें असम में वर्षों से चले आ रहे आंदोलन को शांतिपूर्ण समाधान मिला। राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 पंजाब समस्या के समाधान के लिए किया गया था। इसमें पानी के बंटवारे, चंडीगढ़ का हस्तांतरण और आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास शामिल था। हालांकि पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका, लेकिन इसमें पंजाब में सामान्य स्थिति की दिशा में प्रगति हुई। मिजोरम शांति समझौता
1986। उनके कार्यकाल की सबसे सफल पहल मानी जाती है मिजो नेशनल फ्रंट MNF के लाल देंगा के साथ समझौते के बाद मिजोरम में शांति स्थापित हुई और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह समझौता आज भी सफल शांति मॉडल के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजीव जी ने शांति समझौते किए, उसमें योगदान दिया। जैसे इंडो श्रीलंका समझौता 1987 के तहत गांधी ने श्रीलंका के तमिल मुद्दे में मध्यस्थता की। भारतीय शांति सेना IPKF भेजकर तमिलों को सुरक्षा और अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में यह विवादास्पद हो गया, लेकिन इससे भारत की क्षेत्रीय शांति स्थापना की भूमिका उजागर हुई। 1988 में मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए उन्होंने तख्तापलट को विफल कर लोकतंत्र की रक्षा की। इस ऑपरेशन में मैं भी सम्मिलित था। इस तरह देखा जाए तो राजीव गांधी जी का कार्यकाल, इसमें लोकतंत्र को मजबूत किया, यानी युवा मतदाता, लोकतंत्र के स्थिरता और सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्ति की विकेंद्रीकरण तय की गई। समावेशी लोकतंत्र रहा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति देने की सोच रही। युवा केंद्रित समय रहा ये, क्योंकि 18 वर्ष का मताधिकार युवा शक्ति की मुख्य धारा में आता है। कुछ संशोधन जैसे 59वां राज्य विशेष और विवादास्पद रहे। पंचायती राज विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो सका, राजनीतिक गतिरोध था। एंटी डिफेक्शन लॉ ने कभी कभी असहमति को दबाया, वो आज भी है। तो राजीव गांधी जी का काल केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर संक्रमण का था। उन्होंने लोकतंत्र को गहराई दी, हालांकि कुछ सुधार उनके बाद पूरे हुए। उन्होंने तत्कालीन भारत में नासूर बने अलगाववाद, असम, मिजोरम और पंजाब में शांति बहाल की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को भारतीय नौसेना के हस्तक्षेप यानी ऑपरेशन कैक्टस के नाकाम किया। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति बहाल करने में सरकार को सहयोग किया, मध्यस्थता निभाई। एक समझौता हुआ 1987 में, लेकिन इसकी कीमत 21 मई 1991 को उन्हें अपने प्राणों से चुकानी पड़ी। हम अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आपका कोटिशः धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।